सिक्किम और ब्रिटिशर्स ने साथ मिलकर के नेपाल को हराने की कोशिश की थी। यानी आज जितना छोटा सिक्किम आपको दिखाई देता है, इससे कहीं बड़ा सिक्किम पूर्व में हुआ करता था। कई और डेवलपमेंट होते इसके पहले 15 अगस्त 1947 का दिन आ जाता है। यानी रियल पावर अभी भी सिक्किम के मोनार्की के हाथ में थी। लुईस माउंटबेटन ने अपने माउंटबेटन प्लान के तहत इसी कंफ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए सिक्किम के महाराजा ताशी नामग्याल और सिक्किम में भारत के पॉलिटिकल ऑफिसर हरीश्वर दयाल के बीच एक एग्रीमेंट साइन किया जाता है कि भेड़िया को भगाने के लिए आपने शेर को बुलाया, भेड़िया तो भाग गया, लेकिन अब शेर ने ही आपका शिकार करना शुरू कर दिया। इमेजिन कीजिए आप 1974 में खड़े हैं। आपके सामने एक देश है जिसका एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, अपना एक अलग किंग है, और तो और यूनाइटेड नेशंस में इस देश को एक अलग पहचान देने की बात हो रही है। लेकिन एक साल बाद ऐसा क्या हुआ कि ये देश दुनिया के नक्शे से गायब हो जाता है। ये कहानी है स्वतंत्र भारत के संवैधानिक इतिहास की। ये कहानी है भारत के 22वें राज्य की। दिस इज द स्टोरी ऑफ सिक्किम। सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि सिक्किम बनने की कहानी कहां से शुरू हुई। तो कहानी शुरू होती है चोग्याल डायनेस्टी के शासन से। यहाँ के राजा फोनसुंग नामग्याल या फिर पेंचू नामग्याल सिक्किम पर शासन कर रहे थे। पेंचू नामग्याल कोई साधारण किंग नहीं थे। इनको वहां के बुद्धिस्ट दलाई लामाज ने इस्टेब्लिश किया था। उस समय सिक्किम की टेरिटरी आज की जैसी नहीं थी। यानी आज जितना छोटा सिक्किम आपको दिखाई देता है, इससे कहीं बड़ा सिक्किम पूर्व में हुआ करता था। यानी आज के तिब्बत के कुछ हिस्सों को मिलाकर, नेपाल के कुछ हिस्सों को मिलाकर, चुंबी वैली के इलाकों को मिलाकर, दार्जिलिंग को मिलाकर के कई सारे हिस्सों को मिलाकर के एक सिक्किम स्टेट बनता था। ईयर 1706 में नेपाल, तिब्बत और भूटान जैसे कई रीजनल पावर्स सिक्किम स्टेट पर कब्जा करने के लिए आपस में टकरा रहे थे। यह संघर्ष इतना तेज रहा कि इसने पूरे सिक्किम के इतिहास को बदल कर रख दिया। डिकेड 1700 आते आते नेपाल में गुरखा शक्ति तेजी से एक्सपैंड कर रही थी और 1780s आते आते नेपाल ने दार्जिलिंग के कई इलाकों पर कब्जा कर लिया। और इन सारे संघर्षों ने सिक्किम की स्थिति को इतना कमजोर कर दिया कि आगे चल करके सिक्किम को ब्रिटिशर्स से हाथ मिलाना पड़ा और ईयर 1814 में एक ट्रीटी साइन की गई ताकि बचे हुए सिक्किम को नेपाल की गुरखा टेरिटरी से बचाया जा सके। और ब्रिटिशर्स भी नेपाल में इस गुरखा शक्ति से जो लगातार एक्सपैंड कर रही थी, जो भारत के कुछ इलाकों तक पहुंच रही थी, इससे काफी चिंतित थे। इसीलिए सिक्किम और ब्रिटिशर्स ने साथ मिलकर के नेपाल को हराने की कोशिश की, यानी गुरखाओं को हराने की कोशिश की। ईयर 1814 में सिक्किम ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिलकर नेपाल के खिलाफ अलायंस बनाया और इसके बाद हुआ फर्स्ट एंग्लो गुरखा वॉर, जो 1814 से 1816 तक चला। और जो दार्जिलिंग नेपाल ने कब्जा कर लिया था, वो दार्जिलिंग भी वापस सिक्किम को सौंप दिया गया। लेकिन वो कहते हैं ना कि भेड़िया को भगाने के लिए आपने शेर को बुलाया, भेड़िया तो भाग गया, लेकिन अब शेर ने ही आपका शिकार करना शुरू कर दिया। ये कहानी भी वैसी ही थी। सिक्किम ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिलकर नेपाल को हराया, लेकिन इसके बाद ब्रिटिशर्स ने ही सिक्किम पर कब्जा करना चाहा और इसके बाद ब्रिटिश डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करने लगे। यानी सिक्किम में अब ब्रिटिशर्स का डायरेक्ट इन्फ्लुएंस बढ़ने लगा था। ईयर 1841 में ब्रिटिशर्स ने दार्जिलिंग को सिक्किम के रूलर्स यानी नामग्याल डायनेस्टी से एक्वायर कर लिया और दार्जिलिंग धीरे धीरे ब्रिटिश हिल स्टेशंस के रूप में डेवलप करता चला गया। लेकिन ये सब कुछ हो ही रहा था कि ईयर 1861 में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। इस साल ब्रिटिशर्स ने सिक्किम को प्रोटेक्टरेट स्टेट के रूप में एस्टैब्लिश कर दिया। इस प्रोटेक्टरेट स्टेट का मतलब था कि सिक्किम के इंटरनल मैटर्स में राजा की अथॉरिटी बनी रहेगी, लेकिन डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स पर ब्रिटिशर्स का कंट्रोल होगा। नामग्याल रूलर्स को इंटरनल ऑटोनॉमी दी गई, लेकिन एक ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव हमेशा राजा के रॉयल कोर्ट में मौजूद रहा। ऑफिशियली इस पूरे सिक्किम पर नामग्याल डायनेस्टी ही शासन कर रही थी, लेकिन स्ट्रैटेजिक कंट्रोल ब्रिटिशर्स के हाथ में चला गया था। 19वीं सेंचुरी खत्म होते होते ब्रिटिशर्स और तिब्बत के बीच लगातार संघर्ष बढ़ने लगे और ये संघर्ष अधिकतर बॉर्डर इश्यूज को लेकर के होते थे। इसी के चलते ब्रिटिशर्स और तिब्बत के बीच एक एग्रीमेंट साइन हुआ, जिसे कहा जाता है कलकत्ता कन्वेंशन। ईयर 1890 में जब एक कलकत्ता कन्वेंशन साइन हुआ, तो इस कन्वेंशन के तहत ब्रिटिशर्स ने सिक्किम और तिब्बत के बीच बॉर्डर को डिफाइन करने की कोशिश की। लेकिन ये सिर्फ बॉर्डर को डिफाइन करने की कोशिश नहीं थी, बल्कि ब्रिटिशर्स का हिमालयाज में एक मास्टर स्ट्रोक था जो उनके स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट को हिमालयाज में बढ़ा देना चाहता था। सिक्किम अब ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत के बीच एक बफर स्टेट बन चुका था, जिसके चलते ब्रिटिशर्स का हिमालयाज में डायरेक्ट इंटरफेरेंस और कंट्रोल हो चुका था। कई और डेवलपमेंट होते इसके पहले 15 अगस्त 1947 का दिन आ जाता है। Meanwhile in Delhi, the stage was set for British rule to give place to the new dominion of India. यानी भारत इस दिन आजाद हो चुका था और अब ब्रिटिश पैरामाउंसी के लैप्स होने के बाद भारत सिक्किम को एक स्टेट के रूप में एस्टैब्लिश करना चाहता था।
लेकिन भारत के आखिरी वॉइस रॉय लुईस माउंटबेटन ने अपने माउंटबेटन प्लान के तहत इन सारे प्रिंसली स्टेट्स को, जिसमें सिक्किम भी शामिल था, इनको ये ऑफर दिया या तो आप भारत से जुड़ जाएं या पाकिस्तान से जुड़े या फिर आप स्टेटस क्वो को फॉलो करें, यानी इंडिपेंडेंट स्वतंत्र रहना चाहें तो वो भी रह सकते हैं। आजादी के बाद सिक्किम की कहानी थोड़ी और कंफ्लिक्टिंग हो जाती है। इसी कंफ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए सिक्किम के महाराजा ताशी नामग्याल और सिक्किम में भारत के पॉलिटिकल ऑफिसर हरीश्वर दयाल के बीच एक एग्रीमेंट साइन किया जाता है। इस एग्रीमेंट के तहत भारत सिक्किम के डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन को कंट्रोल करेगा। इसके चलते सिक्किम को ऑटोनॉमी दी जाएगी ताकि वो अपना सेल्फ गवर्न कर सके, उस स्टेट को अपने अनुसार चला सके। यानी सिक्किम की पावर अभी भी मोनार्की के हाथ में थी, यानी वहां के राजा को स्वतंत्र किया गया कि जैसे आप सिक्किम को चलाना चाहें वैसे चलाएं, इन 3 चीजों को छोड़कर। यानी रियल पावर अभी भी सिक्किम के मोनार्की के हाथ में थी। इंडिपेंडेंस के बाद सिक्किम के लोगों ने देखा कि भारत कैसे डेमोक्रेसी को एंजॉय करता है। इसी के चलते सिक्किम में भी डेमोक्रेसी के रिफॉर्म की बात की जाने लगी, यानी मोनार्की को खत्म करके सिक्किम को एक डेमोक्रेसी के रूप में स्टैब्लिश करने के लिए, सारे डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स को स्टैब्लिश करने के लिए सिक्किम के लोग सड़कों पर उतरकर वहां की मोनार्की के खिलाफ, वहां के राजा के खिलाफ प्रदर्शन करने लग जाते हैं। और इसी के चलते ईयर 1947 में सिक्किम में पहला पॉलिटिकल ग्रुप बनकर के तैयार होता है, पहली पॉलिटिकल पार्टी बनकर के तैयार होती है, जिसे कहा जाता है सिक्किम स्टेट कांग्रेस। दरअसल इन सारे प्रोटेस्ट के चलते सिक्किम के लोग चाहते थे कि मोनार्की की पावर को कम किया जाए और वहां पर डेमोक्रेसी को मजबूत बनाया जाए। और भारत सरकार ने सिक्किम के लोगों से वादा किया कि आगे चलकर सिक्किम को भारत के संविधान में उचित स्थान दिया जाएगा। जिसके बाद भारत की संसद ने 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1974 पास किया और शेड्यूल 10 जोड़ा गया और आर्टिकल 2A के तहत सिक्किम को एसोसिएट स्टेट बना दिया गया। लेकिन सिक्किम के इतिहास की सबसे बड़ी घटना 1975 में होती है, जब भारत सिक्किम में रेफरेंडम कराता है। इसके बाद भारत की सरकार ने सिक्किम के लोगों से एक सीधा प्रश्न पूछा कि क्या मोनार्की को समाप्त करके डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश कर दिया जाए। इस सवाल का जवाब बिल्कुल स्पष्ट था, यानी सिक्किम के 97.5% लोगों ने भारत के पक्ष में वोट दिया और इस बात पर मोहर लगा दी कि अब सिक्किम डेमोक्रेसी के रास्ते पर निकल चुका है, यानी अब मोनार्की को समाप्त करना ही पड़ेगा। तकरीबन 59,000 से भी अधिक लोगों ने भारत के पक्ष में समर्थन दिया और कहा कि सिक्किम को भारत का पार्ट बना देना चाहिए। जिसके बाद भारत की संसद ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया और 36वें संविधान संशोधन 1975 के तहत शेड्यूल 10 और आर्टिकल 2A यानी 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1974 जो 1 साल पहले पास किया गया था, उसको समाप्त कर दिया गया और सिक्किम को भारत का राज्य बना दिया गया।